साथ बदलते भारत की शान। तमिलनाडु यानी उत्सव का प्रदेश। तमिलनाडु हमारे देश के सबसे पुराने राज्यों में से एक है। यहाँ कई प्राचीन सभ्यताओं का भी विकास हुआ है। तमिलनाडु अपने उत्सव, त्योहार, संस्कृति, मंदिर और इसके अलावा कला के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन अब तमिलनाडु की एक नई पहचान भी उभर कर सामने आ रही है और वो है यहाँ पर सीवीड यानी समुद्री शैवाल की खेती। समुद्री शैवाल समुद्र की जैव विविधता और यहाँ के जीव मंडल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके अलावा यहाँ के किसानों और मछुआरों की आय में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा रही है और इसीलिए सरकार सीवीड की खेती को भी प्रोत्साहित कर रही है और ख़ास तौर पर तमिलनाडु के मंडपम को सीवीड के एक हब की तरह विकसित किया जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। आज हम बात करेंगे समुद्र के इसी खजाने यानी समुद्री शैवाल सीवीड की। समुद्री शैवाल मुख्य रूप से समुद्री पौधों और शैवाल की अनगिनत प्रजातियों का नाम है। इस तरह से शैवाल समुद्र के साथ साथ नदियों, झीलों और दूसरे जल निकायों में उगते हैं। ये भोजन, ऊर्जा, रसायन और दवाइयों का नया माध्यम है। माध्यम भी ऐसा जिनमें कई तरह के पोषक, औद्योगिक और कृषि संबंधी गुण पाए जाते हैं। साथ ही इन्हें 21वीं शताब्दी का औषधीय भोजन भी कहा गया है। ऐसे ही जबरदस्त गुणों के चलते इन्हें अद्भुत पौधों की संज्ञा भी दी गई है। दुनिया भर में इस समय करीब 3.5 करोड़ टन समुद्री शैवाल का उत्पादन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत $16.5 अरब के आसपास है। जहां तक भारत का संबंध है तो यहाँ के समुद्रों में करीब 844 प्रजातियों का पता चल चुका है। इनमें से 434 प्रजातियां लाल शैवाल की, 216 हरे शैवाल की और 194 भूरे शैवाल की हैं। इन सभी का कुल वजन 58,715 टन आंका गया है, लेकिन ये मात्रा हमारी घरेलू जरूरतों को पूरा करने में नाकाफी है। भारत में समुद्री शैवाल के 46 उद्योग चल रहे हैं। कम सप्लाई की वजह से ये अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। तमिलनाडु और गुजरात के तटों पर बड़ी मात्रा में आपको समुद्री शैवाल मिल जाएंगे। यहाँ के अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के इर्द गिर्द भी ये पाए जाते हैं। डीडी किसान की टीम समुद्र के अंदर आई है आप तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए कि कैसे सीवीड यानी समुद्री शैवाल की कल्टीवेशन, खेती की जा रही है समुद्र के अंदर ही। जॉनसन जी हमारे साथ हैं जो कि सीनियर साइंटिस्ट हैं CMFRI में, और उनसे जानते हैं कि कैसे इसे और प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसके किस तरह से लाभ हमारे मछुआरों भाइयों तक पहुँच रहे हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे सीवीड्स के बारे में? वो सीवीड फार्मिंग है। It's being done in this place, Munaikadu. This is Park Bay region of Tamil Nadu. For last 20 years, this farming is taking place here. It's a very good diversified livelihood option for the fishers. They could earn around 10,000 to 12,000 per month. First of all, with thanks to the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry, Dairy, Department of Fisheries for introducing Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, wherein a fisherwoman gets 60% subsidy for a raft. Including scheduled caste, scheduled tribe individuals also getting 60% subsidy. It's a very good scheme. Through that, farmers are benefited. भारत में 22 लाख वर्ग किलोमीटर विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है और महाद्वीपों में लगी 0.53 वर्ग किलोमीटर लंबी जल सीमा। इनमें समुद्री शैवाल उत्पादन और स्वदेशी सीवीड आधारित उद्योगों के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। ये उद्योग मूल्यवर्धक उत्पाद, पौष्टिक औषधि, जैविक ईंधन और जैविक प्लास्टिक का विकास कर सकते हैं। इसके अलावा समुद्री शैवाल फार्मिंग 1.5 करोड़ लोगों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने की भी क्षमता रखता है।
सीवीड की खेती यानी समुद्र में खेती अन्य फसलों से काफी भिन्न होती है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे की जाती है सीवीड की खेती। चलते हैं समुद्र के अंदर ही। समुद्री शैवालों को रंजकता के आधार पर 3 बड़े समूहों में बांटा गया है: भूरे, लाल और हरे। भूरे शैवाल 20 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, जबकि लाल और हरे शैवालों का आकार कुछ सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर तक होता है। ज्यादातर समुद्री शैवाल प्राकृतिक रूप से उगाए पौधों से ही प्राप्त किया जाता है, लेकिन बढ़ती हुई जरूरतों के मद्देनजर इनकी खेती भी की जा रही है। खेती के कई तरीके हैं। उथले पानी के लिए ऑफ डाउन मोनोलाइन, प्रसारण, बैम्बू राफ्ट, नेट सिस्टम और ट्यूबर नेट है, जबकि गहरे पानी के लिए राट, मकड़ी वेब, फांसी टोकरी और फ्री स्विंग विधि उपयुक्त रहेगी। There are 3 methods of farming is followed in India. One is the bamboo raft method, which you are seeing here. The other is monoline method and tube net method. So when the sea is shallow, and this method is ideal. Bamboo raft method is very ideal. And monoline also we can do when there is less number of herbivorous species. When the sea is rough, we can go for tube net method of cultivation. बैम्बू राफ्ट विधि में राफ्ट की लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 12-12 फुट होती है। इसमें रस्सियां बांधी होती हैं और रस्सियों में बंधा होता है शैवाल का बीज। गन्ने और आलू की तरह शैवाल का बीज भी खुद शैवाल ही होता है। एक राफ्ट में 60 किलो बीज बांधा जाता है। 45 दिनों में जब तक फसल तैयार होती है तो इसका आकार 4 से 5 गुना तक बढ़ जाता है और वजन हो जाता है 250 किलो। इसमें 60 किलो शैवाल अगली बुआई के लिए रोक लेते हैं और बाकी फसल बाजार में बेच दी जाती है। So the drying is 10%. So 190 kg if they dry, they get 19 kg. They sell as a dry into the market. Now it varies from rupees 80 to 110 per kg. If they want to sell as a fresh, it is rupees 16 to 18 per kg, the current market price. शैवाल का अभी खेती कर रहा हूँ। इसमें क्या होता है, वो मच्छी मार का अल्टरनेट लाइवलीहुड होता है। इसमें प्रोडक्ट है वो कैराजिन, कैपा कैराजिन सब मेन चीज़ है। इसके बाद सैप भी निकलता है। मेन चीज़ इसमें क्या है कि मच्छी मार का अल्टरनेट लाइवलीहुड होती है। 20-40 दिन तक ये खेती करता है तो 1 kg से अब उनको कम से कम 4 से 5 kg का मटेरियल मिल जाएगा। स्पेशली ये औरत लोग के ना ये काम सूटेबल हो जाएगा। वो लोग दरिया किनारे ये काम करता है। ये मटेरियल ऑलमोस्ट फुल ग्रोन मटेरियल है। 40 दिन का होल्ड है। वो 4-5 दिन के बाद ये हार्वेस्ट करना पड़ेगा। अलग अलग किस्मों के लिए अलग अलग वातावरण चाहिए, लेकिन वातावरण शैवाल के लिए पानी की लवणता, पोषक तत्व, पानी की गति, उसका तापमान और प्रकाश की जरूरतों को पूरा करने वाला होना चाहिए। कुछ मामलों में समुद्री शैवाल को केवल तालाब के तल पर रखा जाता है और किसी भी तरह से स्थिर नहीं किया जाता। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे लैब में सीवीड्स के सीडलिंग्स तैयार किए जाते हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, देखते रहें कृषि विशेष। देखिए श्री रामचरितमानस प्रतिदिन प्रातः 6 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सीवीड फार्मिंग एक उभरता हुआ क्षेत्र है
और तटीय समुदाय के लोगों को रोजगार मुहैया कराने की इसमें क्षमता है। इसीलिए सरकार भी इसे प्रोत्साहित कर रही है और यहाँ एक सीवीड पार्क भी बनाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके और सीवीड फार्मिंग सेक्टर और ऑर्गेनाइज हो सके। आइए जानते हैं कि कैसे यहाँ पर लोगों को इससे लाभ हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग समुद्री शैवाल से फायदा उठा सके, इसके लिए बड़े पैमाने पर अनुसंधान चल रहा है। खास तौर से गुजरात के भावनगर में स्थित केंद्रीय नमक व समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान की इसमें बड़ी भूमिका है। संस्थान का एक केंद्र तमिलनाडु में भी है। यहाँ हमारी मुलाकात डॉक्टर वी रघुनारायण से हुई। डॉक्टर रघु इस केंद्र में प्रधान वैज्ञानिक के तौर पर काम कर रहे हैं। We are developing suitable technology for cultivating seaweeds, economically important seaweeds in large scale. So far we developed 7 seaweed cultivation technology for Geldeilla acerosa, Cappapygus salveraceae, Gracilaria edulis, Gracilaria deplis, Gracilaria vercosa, one among them. And by cultivating these, we can reduce natural resources depletion. कपाफिकस अल्वेरेजी समुद्री शैवाल की एक प्रजाति है। भारत के लिए ये बहुत ही खास किस्म है क्योंकि यहाँ इसे बहुत ही सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। यही वजह है कि देशों में इसकी बहुत बड़ी मांग है, लेकिन दूसरी और भी प्रजातियाँ हैं जो अच्छी कमाई का जरिया बन सकती हैं। We developed suitable cultivation technology for 3 important agrophytes, Geldeilla acerosa, Gracilaria deplis, Gracilaria edulis, and Gracilaria dura. One of the significant achievement, we developed a suitable technology for Gracilaria dura. This is directly giving agarose. 15 gram of agarose is more than 10,000 rupees. So it is used in Human Genome Project or gel DNA separation and all. We are developing suitable technology and as well as processing technology also. समुद्री शैवाल पौष्टिकता से भरपूर है। यही वजह है कि देश के कुपोषण को मिटाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। अवंतिका मजुमदार तमिलनाडु के केंद्र में प्रोजेक्ट एसोसिएट के तौर पर काम कर रही हैं। 2023 के अनुसार स्टेट ऑफ फूड एंड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन के अनुसार जो पॉपुलेशन है 16.6%, उसका भारत का पॉपुलेशन अंडर नरिश्ड है। तो इसीलिए हम लोग आल्वा कल्टीवेशन करते हैं क्योंकि इसका जो मेन उपयोग है वो खाने की वजह से है। और आल्वा में स्पेशली प्रोटीन, DHA, प्यूफा, एसेंशियल विटामिन्स एंड मिनरल्स होता है। इसीलिए अगर हम लोग ये नोवेल टेक्नोलॉजी को डेवलप कर ले तो जो मैल न्यूट्रिशन के जो रेट है वो हम लोग डिक्रीज़ कर सकते हैं और इरेडिकेट भी कर सकते हैं। 2 तरह के मेथड्स है कल्टीवेशन के लिए, एक है स्पोर बेस्ड मेथड और दूसरा है वेजिटेटिव मेथड। स्पोर बेस्ड मेथड में हम लोग स्पोर इंडक्शन मेथड को यूज़ करके वाइल्ड प्लांट से स्पोर रिलीज़ करते हैं और उसके बाद हम लोग खराब पानी में कल्चर करते हैं और उसमें एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालते हैं। पर वेजिटेटिव मेथड में हम लोग सिर्फ वाइल्ड प्लांट कलेक्ट करने के बाद छोटा फ्रैगमेंट्स में चॉप करते हैं और उसको भी सलाइन वाटर में कल्चर करते हैं। It is Ulva species, a green algae which contain high proteins, minerals and vitamins and essential PUFA and THA. So all the essential things are available in this green algae. By spore, we can culturing this on mass scale and you can see lakhs of seedlings we develop, and this is the one of the technology for culturing these algae. And in India, the first time we are culturing in the lab scale at commercial level. हालांकि भारत के पास विशाल समुद्री तट है जो शैवाल उत्पादन के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं, लेकिन वैश्विक बाजार में हमारी उपलब्धि बहुत कम है। हम सिर्फ 0.2% समुद्री शैवाल भेज पा रहे हैं और वैश्विक उत्पादन में हमारी हिस्सेदारी महज 2% है। समुद्री शैवाल यानी सीवीड समुद्र के वरदान के समान है। इसका इस्तेमाल कई सेक्टर्स में किया जा रहा है, मसलन ऊर्जा का क्षेत्र, औषधीय पौधे के रूप में भी इसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही साथ कई तरह के ऐसे भी उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं जिनकी अच्छी डिमांड भी देखी जा रही है।
इसका कृषि में भी उपयोग काफ़ी लाभकारी साबित हो रहा है। तो आइए जानते हैं कि कैसे की जा रही है समुद्री शैवाल की प्रोसेसिंग और किस किस तरह के उत्पाद बनाए जा रहे हैं। CSMCRI is one of the few institutes which works on marine-based microalgal systems. Microalgae are primitive form of plants, or they are photosynthetic microorganisms. They simply uses sunlight as energy source and carbon dioxide as a carbon source, and it uses like nitrogen, phosphate and potassium like any plant as a fertilizer, and it builds up its biomass through photosynthesis process. There are plenty of products we get out of this. To name a few, we all heard about spirulina, and we also have other marine cultures like chlorella, nanochloropsis, dunaliella and picochlorem. And to say few, we have a total of 10 to 15 marine microalgal cultures we have in our laboratory that specifically been targeted for nutraceutical applications, say carotenoids like beta carotene and lutein, and biofuels, and also animal feed supplements like in the case of proteins. While we growing this microalgae, suppose when we produce 1 kg of this algae, we would be capturing roughly around 1.5 to 1.6 kg of CO2. So considering this mass balance, these are the potential candidates for capturing flue gas from coal-based thermal power plants. So right now we have an ongoing project with sponsored by CSIR New Delhi that actually specifically focuses on cultivating marine microalgae at industrial sites. And there are two main goals for the project. One is to assess the microalgae potential for its capturing CO2 efficiency on a hectare scale. And second one is, in flue gas typically it contains 15% CO2. So we want to assess the microalgae efficiency, what is the capturing efficiency, how much carbon it can capture. This is our pilot plant facility. Here we will demonstrate how seaweed liquid fertilizer as can be made. As you have seen in the lab, we are preparing elite seedlings, Kappa ficus. Once it is introduced into the open sea and after it has been grown for 45 days, so we harvest the fresh biomass and we directly bring into this pilot plant facility where two main equipments we will put it to get this seaweed liquid biofertilizer. Initially we will chop into fine pieces these harvested plants, and then we will put it into this crusher where residue along with the liquid juice will be collected, and then we will put into another equipment called basket centrifuge where the separation of sap and the residue will be there. तो इस वक्त हम लैब में हैं और इस लैब को अगर हम कहें समुद्री शैवाल यानी सीवीड्स की नर्सरी तो गलत नहीं होगा। डॉक्टर सतीश जो कि कई वर्षों से शैवाल के सीडलिंग्स तैयार करने में काम कर रहे हैं, आइए जानते हैं और कैसे इनके जो पौधे या फिर कहें इसके बीज तैयार किए जाते हैं, वो अपने आप में बहुत ही अनूठा तरीका है। यहाँ आप देख सकता है समुद्री शैवाल कपा फाइकस अल्वारेजी बोलता है। ये तो मदर प्लांट है। ये हम समुंदर से लेकर के आके ये मदर प्लांट आउटडोर में 2-3 दिन एक्लिमेटाइज करना है। इसमें जर्मेनियम ऑक्साइड ट्रीटमेंट करके उसमें पूरा एफिफाइट है तो वो निकालना है। ये निकालना एफिफाइट मतलब क्या? एक तरीके से गंदगी वगैरह जो फॉरेन एलिमेंट्स होते हैं, कुछ भी फॉरेन एलिमेंट समंदर में यहाँ पे बैठता है, वो चीज़ को हम एपिफाइट्स बोलता है। उसमें फाइटोप्लैंक्टन हो सकता है, जूप्लैंक्टन हो सकता है, कोई अलग समुद्री शैवाल भी हो सकता है। वो सब निकाल के ये प्यूरिफाई करके हम सीडलिंग बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि ये मदर प्लांट है, इसको ट्रीट कर दिया गया है और इसके छोटे छोटे पार्ट्स कर दिए जाएंगे। अब मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे जार्स हैं इस लैब में, जिसमें छोटे छोटे टुकड़े हैं जार्स के अंदर और वो फ्लोट कर रहे हैं। तो क्या ये बड़े हो जाते हैं अपने आप? उसमें पहले जर्मिनेट होता है। हम क्या करता है, तो कोई सीडलिंग जर्मिनेशन हो रहा है वो ऑब्जर्व करके वो उसमें हम पानी चेंज करना पड़ेगा। 2-4-5 दिन के बाद पानी चेंज करना पड़ेगा। जर्मलिंग्स जो चीज़ जर्मिनेट नहीं हो रहा है वो निकाल के अलग से करना है। कोई थैलस ब्लीच हो रहा है सफ़ेद कलर में, वो निकालना है क्योंकि वो तो डेड मटेरियल है। वो कोई चीज़ जर्मिनेट हो रहा है छोटा छोटा, वो मटेरियल हम यहाँ से निकाल के आउटडोर में एक्लिमेटाइजेशन करना है। यहाँ के पूरा का पूरा कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन मेंटेन करता है। यहाँ पे हमने सीडलिंग जो उत्पादन किया इंडोर में, वो बाहर यहाँ से लेके यहाँ पे एक्लिमेटाइज करना है। यहाँ पे 20 दिन एक्लिमेटाइजेशन करना है। इसमें पूरा सेमी कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशन होता है। यहाँ ये जो सीडलिंग है और बड़ा ग्रो हो जाता है। ये सीडलिंग है, हम यहाँ पे आउटडोर टैंक में डालना है, अदला पोटर इसमें डालना है।
डालने के बाद हम एरेशन ऑन करके 20 दिन मेंटेन करना है और 5-6 दिन को पानी चेंज करना पड़ेगा। इसमें हमने कोई न्यूट्रिएंट वगैरह ऐड नहीं किया। पंसी कल्टीवेशन में 1x1 मीटर राफ्ट और 2x2 मीटर राफ्ट में बैम्बू राफ्ट में ट्रांसफ़र करके समुंदर में कल्टीवेशन करना है। इसके बाद हम किसानों को या फिर जो फिशरमैन है जो इसकी कल्टीवेशन करते हैं उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं और वो राफ्ट में लगा देते हैं। हाँ, वो राफ्ट में लगाता है। तो देखिए ये पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से सीडलिंग्स तैयार की जाती है शैवाल की, यानी एक तरीके से नर्सरी जो है इसकी लैब ही है और वहाँ से कैसे समुद्र तक पहुँचती है ये पूरा सफ़र आपने देखा। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आज हम बात कर रहे हैं समुद्र के खजाने समुद्री शैवाल यानी सीवीड की। कहीं मत जाइएगा, कुछ और जानकारी आप तक पहुँचाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। पंचायती राज क्यों जरूरत पड़ी और भारत सरकार ने और इसको बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाया है? जब तक गांव डेवलप नहीं होगा तब तक देश डेवलप नहीं होगा। गांव का विकास देश का विकास। साल 2018 से जन योजना अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का लक्ष्य क्या है? ग्राम पंचायतों के विकास के लिए जीपीडीपी बनाना बहुत जरूरी है। की खास मुलाकात पंचायती राज राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल के साथ 10 मार्च रविवार शाम 7 बजे। तटीय क्षेत्र के लोग मुख्य रूप से फिशिंग से ही अपनी आजीविका अर्जित करते रहे हैं, लेकिन समय के साथ बहुत ज़्यादा फिशिंग के चलते समुद्र में मछलियों की संख्या घटती गई। ऐसे में उनकी आजीविका पर भी आशंका के बादल मंडराने लगे और अब किसान बताते हैं कि सीवीड फार्मिंग से उन्हें अतिरिक्त आय हो रही है और उनकी आजीविका भी सुनिश्चित हो रही है। आइए जानते हैं क्या कहना है यहाँ के किसानों और मछली पालकों का। समुद्री शैवाल क्योंकि भविष्य का भोजन कहा जाता है, इसीलिए इसमें रोजगार की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। खास तौर से तटीय इलाके में रहने वाले लोगों के लिए सीवीड किसी वरदान से कम नहीं है। तटों के निवासियों का जीवन समुद्र पर निर्भर है और समुद्र में भी मछलियों पर। कई बार मछली पकड़ने में उन्हें संतोषजनक आमदनी नहीं हो पाती। ऐसे में समुद्री शैवाल बेहतर विकल्प के रूप में उभरा है। मेरा नाम दीन अकबर है। इधर से सी ग्रास में 20 साल हम काम करता है। ये 1 महीना के लिए ये 60 किलो रखेगा ना, रात में 200 किलो आएगा ना, हम लोग 3,000 रुपया मिलेगा। गवर्नमेंट में अच्छा तरफ से हम लोग हेल्प करेगा ना, अच्छा तरफ से हम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा तरफ से हमको हेल्प अच्छा तरफ से काम देगा। सीवीड में अच्छा तरफ से हमको पैसा मिलेगा, मच्छी का थोड़ा मिलेगा, इधर से अच्छा बहुत का पैसा ज़्यादा मिलेगा, तो इधर से इधर काम करता हूँ 20 साल में। मेरा नाम फिरोज खान है, मुनेकाड एरिया। இது கப்பா பேகஸ் அல்வர்சியா सीवीड है ना, इधर 2000 में स्टार्ट किया CSMCR है, फर्स्ट टाइम इन कमर्शियल आई थिंक इन इंडिया। द सीवीड इज टोटल कल्चर टाइम 45 days. 45 days we are culture seeding per raft 60 kilo. It will coming 150 to 200 kilo after 45 days. Means it will we are going to sell one raft minimum 1,000 to 1,500 rupees. We are getting income every 45 days. It will most help us because of we are going fishing. Sometimes there is no fish. We are doing this sea culture. It will be help for us, our family, studying, everything is use. I think and then state government and central government, they are giving subsidy for culture things, everything. They are helping, and CSMCRA and Center Marine Fisheries, everybody are they are helping and technical advice. So we are happy and we are thank to
Indian government and our technical people. என் பேர் மலைராஜ். நான் வந்து மீனவர் மண்டப குடியிருப்பு. இதை வந்து நான் ஒரு 30 வருஷமாக இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். இதை வச்சு என் குடும்பத்தில் கொஞ்சம் நல்ல வருமானமும் நல்லா போய்கிட்டுருக்கு. எந்த இதுவும் இல்லாமல் பாசியவும் பார்த்துக்கிறது. வேறு மீனுக்கு போயிட்டு வந்து இந்த வருமானத்தை பார்த்துட்டு மீன் கடித்தாலும் அதை கடிக்க விடாமல் மாலை வச்சு வலையை வச்சு கட்டி வச்சிடுறது. எந்த மீனும் கடிக்காது. இதை வச்சு தான் நாங்கள் என்னத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கோம். குடும்பத்துக்கு நல்லா இருக்குது, வருமானமும் கொஞ்சம் கிடைக்கிது சார். समुद्री शैवाल उत्पादन में कई काम ऐसे भी हैं जिन्हें महिलाएं आसानी से कर सकती हैं। इसीलिए महिलाओं के लिए इसमें रोजगार के खास अवसर हैं। केंद्र और राज्य सरकारें भी अपनी अपनी योजनाओं के जरिए महिलाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही हैं। सरकारी मदद मिली तो बहुत सी महिलाएं समुद्री शैवाल की खेती से जुड़ी। ये ऐसी महिलाएं हैं जो पहले घरों में चारदीवारी तक सीमित थीं। आज वे खुद कमाई कर रही हैं और परिवार की जरूरतों को पूरा करने में योगदान दे रही हैं। ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருடன வட்டம் தொண்டி புதுக்குடி. என் பேர் ஜானகி, கணவர் பேர் சக்தி. நான் 5 வருஷமாக சிஎம்பாறையிலேருந்து பாசி வளர்ப்பு திட்டம் தந்தாங்க. 5 வருஷமாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். அது எங்களுக்கு பெண்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு. நாங்கள் வேலை வெட்டி இல்லாமல் வீட்டில் இருந்தோம். வீட்டில் இருந்தவங்களுக்கு சிஎம்பாறையிலேருந்து ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க எங்களுக்கு. அதை கொடுத்து இப்போ எல்லாருமே பெண்கள் நாங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ கடலில் வருமானம் வராமல் இருந்தால் கூட எங்களுக்கு கடல் வருமானம் இந்த வருமானமாக எங்களுக்கு பாசி வருமானமாக இருக்குது. இதனால எங்களுக்கு ரொம்ப ஆதாயம்தான். இப்போ வரையும் இந்த வருஷத்து வரையும் நல்லா விளைச்சல் தான். இப்போ அறுவடை பண்ணிக்கிட்டு தான் இருக்கோம். நல்லா விளைஞ்சிருக்கு. இதே மாதிரி எங்களுக்கு செஞ்சு தந்தவங்களுக்கு நன்றி. நான் வந்து ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திலேருந்து பேசுகிறேன். தொண்டி புதுக்குடி. என் பேர் ஜோதிப்பிரியா. எங்கள் வீட்டுக்காரர் பேர் பாலகிருஷ்ணன். நாங்கள் இந்த பாசிக்கு வந்து ரொம்ப இதிலேருந்து ரொம்ப நாங்கள் இதை அனுபவிச்சிருக்கோம். ஒரு லோன் கட்டுறதா இருந்தாலும் ஒரு கடனுக்கு கொடுக்குறதாலும் எங்கள் வீட்டுக்காரங்களை எதிர்பார்க்காம நாங்கள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இதிலேருந்தே நாங்கள் வந்து நிறையா வந்து அனுபவிச்சிருக்கோம். ஒரு வருஷத்துக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 1 லட்ச ரூபாய்க்கும் போடுவோம், 1.5 லட்ச ரூபாய்க்கும் போடுவோம், 50,000த்துக்கும் போடுவோம். இவ்வளோ தான்ங்கிறதுலேருந்து இதில் கணக்கு இல்லை எங்களுக்கு. இதிலேருந்து நாங்கள் வந்து ரொம்ப வந்து நாங்கள் வந்து ரொம்ப நாங்கள் வந்து இப்போ பெண்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து பயன்படுது எங்களுக்கு. என்னையோட எனக்கு மட்டும் இல்லை, இன்னும் 4 பெண்களுக்கு வந்து இது கொடுத்தாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கும். இன்னும் என்ன மாதிரி வந்து நிறைய பேர் வீட்டில் இருந்தாங்க. வீட்டில் இருந்தவங்களுக்கு வந்து இந்த இது பிசர்மேன்லேருந்து எங்களுக்கு கொடுத்தவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நன்றி. சும்மா வீட்டில் இருந்த எங்களுக்கு வந்து வீட்டில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி பிசர்மேன்லேருந்து வந்து இந்த கட்டுறீங்களாம்மா, என்னம்மா பண்ணுறீங்க, சிஎம்பார்லேருந்து எங்களுக்கு வந்து கேட்டதில் நாங்கள் கட்டுறோம் அப்படின்னு சொன்னதுலேருந்து ஒரு கடன் எடுத்து ஒரு லோன் கட்டுறதுக்கு எங்கள் பிள்ளைகளுக்கு முடியாமல் போகிறதுக்கு இல்லை, எங்கள் வீட்டுக்காரவங்க செலவு வந்து ஒரு தனியாக சம்பாதிக்கிறது ஒரு செலவாக இருந்துட்டாலும் நாங்கள் சம்பாதிக்கிற இது வந்து எங்களுக்கு ஒரு இதாக இருக்குது. ஒரு நகை எடுக்கிறோம், இதிலேருந்து என் பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கிறோம், ஆஸ்பத்திரிக்கு கூப்பிட்டு போகிறோம், எல்லா செலவும் இதிலேருந்து நாங்கள் பார்த்துக்குறோம். இது கொடுத்ததுக்கு எங்கள் பிசர்மேன் ஆஃபீஸர்களுக்கெல்லாம் எல்லாத்துக்கும் நன்றி. तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों का जीवन बड़ा अद्भुत होता है। उनकी जिंदगी पानी से शुरू होकर पानी पर ही खत्म हो जाती है। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें आज हमने आपको बताया कि कैसे सीवीड की खेती, समुद्री शैवाल की खेती हमारे मछुआरों की तकदीर बदल रही है। इसके अलावा इसके कई और भी लाभ हैं, जिसके बारे में आज आपने विस्तार से कार्यक्रम में जाना। फिलहाल इसी के साथ ही आज के कृषि विशेष में इतना ही। लेकिन आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, या फिर अगर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम कृषि विशेष लेकर आएँ, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि विशेष आपका अपना कार्यक्रम है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। फिलहाल यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त। अगले अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। கரை மேல் இருக்க வைத்தான், பெண்களை கண்ணீரில் குளிக்க வைத்தான், தரை மேல் பிறக்க வைத்தான், கட்டிய மனைவி தொட்டிலில் பிள்ளை உறவை தருபவர் அங்கே